नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नगर इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहा जाने लगा है। वहाँ अ, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का उनकी जो मृत्यु हुई है, उस मृत्यु के बाद जिस तरह के सवाल उठे हैं, उनकी आत्महत्या है, उनकी हत्या की गई है। उन्होंने पत्र वाकई में जो सुसाइड नोट है वो उन्होंने लिखा था या वो नहीं लिखा था, उसमें दो रंगों की स्याही, दो तरह के पेनों का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, आदि आदि तमाम जो प्रश्न उनकी मौत से जुड़े हैं, उन प्रश्नों की बात करेंगे। हम बात करेंगे किस तरह से इस सवाल ने, इस मौत ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर एक तरह से आरोप प्रत्यारोपों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने वहाँ गए थे। कुछ और राजनीतिक दलों के भी बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद किस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हुआ, इसकी भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत में जो संत परंपरा है, जो अखाड़े हैं, उनसे जुड़ी जो संपत्तियां हैं, उनको लेकर अब किस तरह से नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। जिस तरह से ज़मीनों की कीमतें हर जगह बढ़ी हैं और ज़मीनों की वजह से, ज़मीनों की खरीद फरोख्त की वजह से कई तरह के नए अपराध शुरू हुए हैं। उनमें उनका असर किस तरह से इस हमारी जो धार्मिक परंपरा के जो अखाड़े हैं, जो तमाम तरह के बड़े प्रतिष्ठान हैं, उनको उनको इसने किस तरह से अपनी आँच में लिया है, किस तरह से बड़े साधुओं, उनके चेलों, उनके बीच में संपत्तियों को लेकर विवाद होते रहे हैं, हत्याएं होती रहती हैं। आखिर इसकी नौबत क्यों आई है? इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला और पूर्व आईएएस अधिकारी और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले सूर्य प्रताप सिंह। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आज जबकि महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई, वो ब्रह्मलीन हो गए ऐसा कहा गया और काफ़ी तमाम अलग अलग अखाड़ों के संत वहाँ मौजूद थे, बड़े बड़े महंत वहाँ मौजूद थे और पूरे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उनके हिसाब से उनको भू समाधि दी गई। और दूसरी तरफ कुछ लोगों को जिन पर पत्र में आरोप लगे थे, उनके जो सुसाइड नोट था उस पर जिन लोगों की ओर उन्होंने इशारा किया था, उनके एक प्रमुख शिष्य आनंद गिरी और इलाहाबाद में लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे सुशील तिवारी, इनको भी हिरासत में लिया गया। कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं और जो उनके सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको वहां से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई होगी, इस तरह की भी चर्चाएं सामने आई। शरद जी, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है गोविंद की जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण आया है सामने, जो चीजें सामने आई हैं उससे तो साफ दिखता है कि आत्महत्या नहीं है। और अगर किसी ने ये हत्या करी है तो बड़ी पूरी कॉन्स्पिरेसी, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। और इसीलिए ये जो आपने शुरू में बात कही, ये जो दौलत का खेल और जमीन जायदाद का खेल है, और जो कि हमारे ज्यादातर मठों में आजकल देखा जाता है कि पैसा क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है तो महत्वाकांक्षाएं उसी तरीके से बढ़ जाती हैं। और जो यंगर लोग आ रहे हैं उनमें शायद इतनी निष्ठा नहीं है जितना कि होनी चाहिए, और वो और चीजों में ज्यादा पड़ जाते हैं। और जहां तक इसका सवाल है, देखिए, मैंने जो कहा कि ऐसा नहीं लगता आत्महत्या है, उसके प्रमुख कारण तो यह है कि महंत नरेंद्र गिरी के बारे में सबको मालूम है आज, इस बात की कोई ये खुलासा हो चुका है कि वो नहीं लिखते थे। वो बिल्कुल सिवाय अपने दस्तखत के और वो कुछ नहीं लिखते थे। तो और 13 पन्ने का सुसाइड नोट
जो कि 2 इंक्स में है, जगह जगह कटा पिटा भी है। पहली चीज तो ये कि आज तक मैंने जीवन में नहीं सुना, आपने भी शायद नहीं सुना होगा, कि कोई 13 पन्ने का सुसाइड नोट लिखता है। मरते वक्त अगर इस तरह की आत्महत्या जब आदमी लेता है तो बड़े मानसिक रूप से टेंशन में होता है। तो जनरली छोटे होते हैं, बहुत छोटे, 13 पन्ने के होने का तो कोई मतलब ही नहीं। और दूसरी बात यह, जब वो लिख ही नहीं पाते थे या नहीं लिखते थे, जो भी वजह थी, तो ये प्रेस नोट, ये किसने लिखा, ये आत्मा सुसाइड नोट, और लिखने वाला व्यक्ति तो बहुत ही संदिग्ध है। कोई दूसरा आदमी अगर लिख रहा है और उनके, और इसीलिए अच्छा, ये जब बात आई होगी क्योंकि हैंडराइटिंग मैच करी जाती है, हैंडराइटिंग तो उनकी है नहीं सिवाय दस्तखत के। और तमाम लोगों ने बताया कि जब वो पत्र वत्र लिखने थे, एक आध लोग हैं वहाँ इलाहाबाद के, एक फूलचंद पांडे हैं जो सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कल स्वयं कहा कि जो है, जब कोई ऐसा पत्र वत्र सरकार को भी लिखना होता था या कुंभ मेले से संबंधित कोई कार्य, तो उनको बुलाते थे वो पत्र लिखवाने के लिए, सिर्फ वो दस्तखत करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल ये है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से उनके आश्रम वालों ने उनको देख, ये जो जिस तरह आश्रम वालों का कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था और उन्होंने दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे और उन्होंने फौरन देखा उनको लटका हुआ, तो उसका रस्सा काट करके, जिस रस्से से कहा जाता है कि लटके थे, उसको काट करके नीचे ला दिया। तो वो भी एक एविडेंस को उन्होंने एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया। तो जाहिर है कि अंदर के लोग इसमें संदिग्ध हैं और बहुत अच्छा किया गया कि पुलिस वाले उठा के बंद। लेकिन मुझे ताज्जुब ये है गोविंद कि इस तरीके की बात आत्महत्या की के कंक्लूजन पे कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस चली गई और पूरी सरकार नीचे से लेके ऊपर तक कहने लगी आत्महत्या आत्महत्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में वो सुसाइड नोट भी सारी मीडिया को उपलब्ध करा दिया। तो इससे ऐसा लगता है कि शायद पुलिस का उद्देश्य ये रहा है कि भैया आत्महत्या हो, निबट जाए, हत्या होगी तो बड़ी बदनामी होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। नहीं तो क्या पड़ी सरकार को, क्या जल्दी थी। तो ये सब बातें हैं। और अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो पूरी तो मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, जितना बताया गया है कि वो गला घुटने से हुई, तो गला घुटने से तो बहुत तरीके से हो सकती। सुसाइड में रस्से से दबने के बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में और पुलिस के फॉरेंसिक साइंस में बड़े क्लियर कट है। इस तरीके से निशान होते हैं, इस तरीके से गर्दन मुड़ी होती है, इस तरीके से जीभ बाहर आती है, कई चीजें। तो देखें वो उसमें पूरी डिटेल क्या है। तो इसलिए ये मामला बहुत संदिग्ध है और इसमें इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सीबीआई हो या यूपी पुलिस के बस का बिल्कुल नहीं है। बस का क्या नहीं है, यूपी पुलिस के जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मृत्यु का जो कारण है वो संदिग्ध है। उनकी मौत बिल्कुल संदेहों के घेरे में है। उनके जो परिवार के लोग प्रतापगढ़ से वहाँ पहुँचे थे, उनका ये कहना था, इलाहाबाद में जब वो पहुँचे थे, उनका कहना था कि स्वामी जी, हालांकि उनका घर से बहुत संबंध नहीं था, लेकिन वो जिस तरह की बात करते थे, जिस तरह का वो लोगों को ज्ञान देते थे, ऐसा व्यक्ति आत्महत्या की बात सोच भी नहीं सकता। तमाम तरह के सवाल हैं और जो हैंडराइटिंग को लेकर भी सवाल है और इतने लंबे पत्र को लेकर भी सवाल है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो फिलहाल अभी एक तरह से सीलबंद है। उसके कुछ हिस्से ही मीडिया की जानकारी में आए हैं। उसमें जो विस्तार से जो निष्कर्ष हैं उनके बारे में कहा गया होगा। और आज जब उनको महंत नरेंद्र गिरी को जो ब्रह्मलीन उनको किया गया, उनको भू समाधि दी गई, उस वक्त भी जो अखाड़ा परिषद के लोग वहाँ पर थे, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद भी अखाड़ा परिषद इस मामले की एक जांच कराएगी और वो जांच 16 दिन बाद, जब षोडश उनका संस्कार होगा, उसके बाद वो जांच को वो सार्वजनिक करेंगे। और तब तक उत्तर प्रदेश की जो एसआईटी 18 सदस्यीय एसआईटी की घोषणा की गई है, संभवतः उसकी भी जांच के कुछ कुछ संकेत सामने आने लगेंगे। ब्रजेश जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? हत्या और आत्महत्या, इसके बीच में कहाँ संदेह, कहाँ आपका जाता है? देखिए, संदेह तो है, सवाल बहुत हैं। और सवाल इसलिए भी बहुत हैं कि जिस ढंग से उनकी बॉडी मिली और उनके शिष्यों ने उतार दिया और दरवाजा कहते हमने तोड़ दिया उसके बाद, तो ये सवाल भी हैं। लेकिन जहां तक उनके पत्र का सवाल है, पत्र में एक बात समझने वाली है कि एक हिस्सा 13 तारीख को लिखा गया, उसका 13 सितंबर को लिखा गया एक हिस्सा।
13 सितंबर को वो आत्महत्या करना चाहते थे, ऐसा उन्होंने लिखा है। आप नहीं कह सकते कि लिखा कि नहीं लिखा। और उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा लिखा गया है वो 20 तारीख को लिखा गया है। तो इसलिए राइटिंग में और उसके पेन स्याही में अंतर हो सकता है, लेकिन उनकी राइटिंग थी या नहीं थी ये जांच के बाद पता चलेगा। नंबर दूसरी बात, एक वीडियो भी है उसके साथ साथ, जिसे पुलिस को ने नहीं जारी किया है। वीडियो में वो अपनी मृत्यु के बारे में बोले हैं और वही बोले हैं जो इसमें, जो पत्र में लिखा उन्होंने। अब या तो वो बोले हैं वीडियो में, वो जबरन उनसे बुलवाया गया, ये हो सकता है। अब कैसे हुआ तो ये सारा कुछ जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो ये घटना हुई है, हमारे ख्याल से जो अखाड़ा परिषद का जो विशेष रूप 18 अखाड़ा परिषद तो 1954 में बनी और उसके पहले अखाड़ा परिषद नहीं थी। जो 6वीं शताब्दी में जो अखाड़ों का निर्माण बनना शुरू हुआ, उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको और मजबूत किया, रामानंदाचार्य ने इसको और भी मजबूत किया। तो उसके बाद से ये ऐसी बड़ी घटना है कि कभी इस तरह की घटना देखने में नहीं आई। कारण क्या है कि अखाड़ों का निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि वो दूसरे रक्षा के लिए, वो मजबूत लोग होते हैं, वो धर्म के लिए लड़ते हैं। अब ये कैसे हुआ ये बड़ी बात है, तो ये सब जांच के बाद साबित होगा। लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ी घटना है और जिस ढंग से हुई है, तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो और भी जितना निष्पक्ष हो सके उसकी जांच कराएं। सीबीआई जांच, यदि लोग चाहते हैं सीबीआई जांच करा दें तो उससे मालूम हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो वीडियो जो उनका है वो कैसे है, तो ये सवाल है। अब उसमें भी किंतु परंतु हो सकते हैं। क्या उसका उत्तर है, अधिकारी क्या कहते हैं, पुलिस क्या सोचती, ये एक अलग बात है। बिल्कुल मामला संदेह का है और संदेह बिल्कुल जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं जिस तरह के मिल रहे हैं उनसे बिल्कुल संदेह गहराता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी इसके बारे में की गई है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। राज्य सरकार ने 18 सदस्यीय एसआईटी की भी घोषणा की है और आज राज्य के उप मुख्यमंत्री जो इलाहाबाद से ही, प्रयागराज से ही जो आते हैं, केशव मौर्य, वो वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा, इसकी अभी जांच चल रही है, तो ये माना जाएगा वो सरकार जांच को प्रभावित कर रही है या जांच को किसी दिशा में लेना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव हो। ये सारे सवाल हैं। एसपी सिंह साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसआईटी है वो इस मामले में वाकई में सही तरह से अंतिम निष्कर्षों तक पहुंच सकती है? निष्कर्ष तो जांच से पहले ही निकाल दिया पुलिस ने। अब कौन सा निष्कर्ष निकलना है? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आप 30 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा इश्यू है। आपका जब स्ट्रेंगुलेशन होता है तो ब्लड फ्लो, रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द हार्ट, और कितना कोगुलेशन है ब्लड का वो कैलकुलेशन होता है सब ऑटोप्सी में। वो एविडेंस खत्म हो गया। तो आपने, आईजी ने खुद ही कह दिया शुरू में ही कि जो सुसाइड नोट है उससे लग रहा है देखने में सुसाइड है, आत्महत्या है। एडीजी ने खुद कह दिया, जांच तो हुई नहीं, अब जांच किस बात की होनी है? उच्च अधिकारियों ने कह दिया तो अब कोई इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या सीओ लेवल का व्यक्ति जो एसआईटी को लीड कर रहा है वो ये कह देगा कि आत्महत्या नहीं है, हत्या थी। तो निष्कर्ष तो पहले ही निकल जाता है ना। हत्या जहां होती है सरकार की बदनामी होती है। जो शरद ने कहा, हत्या प्रूव हो गया ना इस सरकार में, किसी हालत में नहीं कर रहे थे कि हत्या प्रूव है। ये आत्महत्या प्रूव हो जाएगी, एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, हाई कोर्ट में भी सबमिट हो जाएगी, आत्महत्या प्रूव हो जाएगी। प्रूव पहले ही कर दिया जांच से, अंत में यही प्रूव होना है। अनलेस की जुडिशियल इंक्वायरी हो, अनलेस की कोई फेयर एक्सटर्नल एजेंसी करे, सीबीआई इंक्वायरी करे। भाई हाथरस के केस में भी तो कह दिया था इन्होंने बलात्कार नहीं हुआ, डीजे ने कहा था। यहां भी कह दिया कि हत्या नहीं है आत्महत्या है, पहले कह दिया इन्होंने। उसके बाद सीबीआई ने कहा कि नहीं बलात्कार हुआ था।
तो सीबीआई जांच करके देखे इसमें हत्या है अथवा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर वीडियोग्राफी हुई है पोस्टमार्टम की और उनकी नेक का एक्सरे हुआ होगा, देखिए अगर हैंगिंग बाय नेक है, स्ट्रेंगुलेशन है, तो बोन फ्रैक्चर और कार्टिलेज फ्रैक्चर होता है बोन नेक का। बिल्कुल। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी जो बातें लीक होकर आई हैं, कोई एक्सरे नहीं हुआ है, कोई फ्रैक्चर नहीं देखा गया। तो खाली खाना पूरी हुई है, चूंकि पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ 30 घंटे से। मैं तो कल भी लिखा था इसको, इस पे तो किसी टीवी ने डिबेट भी किया था इस पे। ये मुद्दा अहम था ना कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं टाइम से हुआ। और 30 लोगों की एक क्राउड करके आप ये सरकार दिखाना चाहती है कि हमने इतनी बड़ी एसआईटी गठित कर दी। अरे बड़ी का मतलब नहीं है, मोर देन 3 मींस क्राउड। दे विल नॉट रीच एट डू एनी कंक्लूजन। आपने क्राउड को सौंप दिया, आप पूरे गृह विभाग को नहीं बना देते एसआईटी क्या? पूरा गृह विभाग, पूरे प्रदेश की पुलिस को एसआईटी बना देते तो और बढ़िया विवेचना हो जाती। I mean, it's utter nonsense. Who is advising? Who is playing these cards? I have no idea. लेकिन निष्ठा इसमें, सत्यनिष्ठा इसके अंदर संदिग्ध लगती है सरकार की भी कि वह फेयर जांच कराना चाहेगी अथवा नहीं कराना चाहेगी। बहुत बड़ा इश्यू है। एक संत के शासनकाल में, एक महंत के शासनकाल में एक महंत की हत्या हो गई और उसको टीपा पोती अगर हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। देखिए समाज की आस्था है संतों में, लेकिन गेरुआ वस्त्र पहनने से संत नहीं हो जाता। वो चोरी के वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है। मठों में पहले आस्था थी लोगों की, आज भी आस्था है गरीब व्यक्ति की, 100 रुपए चढ़ाने वाली की आस्था है। लेकिन जब मठों का राजनीतिकरण हो गया, सारे मठाधीश सर्व राजनीति करते हैं। प्रॉपर्टी का खेल होता है, प्रॉपर्टी बिकती है, ली जाती है। तो यही होना है। तो फिर आप कोई संत थोड़ी रहे, तो आप तो जैसे अन्य हैं, आप वही हो गए। मेरा मतलब कहने का ये है, इसको एज ए प्योरली क्राइम के रूप में देखें तो इतने लंबे समय तक जो चीज होनी चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो नहीं हुई, जो इश्यूज उसमें रेज होने चाहिए थे वो नहीं हुए, डिले किया गया। कारण क्या रहा, गॉड नोज। पहले इन्होंने तय किया होगा कि पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे, जरूरत नहीं है पोस्टमार्टम की, भाई शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, शरीर को नुकसान हो जाएगा, संत हैं, सदगति प्राप्त नहीं होगी अगर शरीर को नुकसान हो गया। तमाम मत रहे होंगे, कुछ नहीं पता है क्या है। बिल्कुल। पब्लिक प्रेशर हुआ तो आपने पोस्टमार्टम कराया, वो भी 30 घंटे बाद कराया। 30 घंटे में ब्लड का फ्लो, ब्लड का कोगुलेशन, ये इश्यू जो रिटर्न फ्लो टू द हार्ट, ब्रेन डेड होने का टाइमिंग, ये कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। तो ये इश्यूज हैं। अभी गोविंद, मुझे लगता है कि आत्महत्या सिद्ध हो चुकी है, एसआईटी की रिपोर्ट भी वही आएगी, अनलेस कि कोर्ट का इंटरवेंशन हो, एक्सटर्नल एजेंसी जांच करे, तब तो दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। हाँ, ये भी एक और पॉइंट है। कोई भी व्यक्ति, देखिए पढ़ लीजिए, पूरा लिटरेचर पढ़ लीजिए आप सुसाइड पे। कोई भी व्यक्ति बहुत लंबा विचार विमर्श नहीं करता, सोच विचार नहीं करता है। डिप्रेशन में रहा होगा और वो ये नहीं करता अपनी गाथा लिखे उसके अंदर, उसमें वसीयत लिख दे कोई 8 पन्ने 9 पन्ने 10 पन्ने का, वीडियो बनाए आपका। वो अगर वीडियो बनाएगा तो लाइव बनाएगा, कोई बनाते बच्चे जो बना रहे हैं आजकल। ये सारी संदिग्ध परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में वीडियो बना, किन परिस्थितियों में किसने क्या लिखा, गॉड नोज। जब तक जांच नहीं होगी फेयर तब तक, और इसमें अगर जांच होगी तो मेरा 100% मत है पुलिस भी निकलेगी इसके अंदर। तो इन मठों में एक डीआईजी ने धरना भी दिया था इस मठाधीश के खिलाफ, डीआईजी, सर्विंग डीआईजी। तो पुलिस का बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो रियल एस्टेट का इशू है, झगड़े फसाद हैं, आपस में कब्जे के विवाद हैं, चेलों में गद्दी के लिए विवाद हैं, तो पुलिस आएगी बीच में। और पुलिस आएगी तो उसमें प्रॉपर्टी का लेन देन, और ये मठों में देखिए 2 नंबर का चढ़ावा पैसा रहता है, तो उसका वो उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, पुलिस का, प्रशासन का आ जाता है इंटरेस्ट। और जब तक वहां का सारे प्रशासन को नहीं हटाएंगे आप, डीएम, एसपी, आईजी, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, उनको नहीं हटाएंगे, फेयर जांच वैसे भी नहीं होगी, चाहे एक्सटर्नल एजेंसी को दे दीजिए आप। सही बात है, मामला संदिग्ध है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से शुरुआती दौर में इस मौत को आत्महत्या करार देने की कोशिश की है, वो भी कहीं न कहीं एक फिक्स थ्योरी की तरफ इशारा कर रहा है।
और जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि जो बाकी के अखाड़े हैं, जो सारे अलग अलग अखाड़ों के प्रतिनिधि वहां पर आए और खुद बाघंबरी मठ से जुड़े जितने भी प्रमुख लोग वहां थे, वो सब इसको एक तरह से आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। और आज तो जब अदालत में पेशी हुई थी आनंद गिरी और उसके साथियों की, तो उस वक्त वहां पर जो मठ के समर्थक लोग थे, उन्होंने उन पर हमला भी करने की कोशिश की थी। इसी वजह से उनको नैनी जेल में ले जाया गया। इस तरह की भी जानकारी है। तो सरज जी, आपको लगता है कि इस मामले में सरकार के लिए आसान होगा कि वो इस मामले में अपनी सुविधा के लिए आत्महत्या वाली बात पर कायम रहे और सीबीआई जांच के लिए अपनी तरफ से कोई खुद प्रयास न करे, कोई आदेश सिफारिश न करे? इस तरह की संभावना आपको लगती है? और क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से अभी तक इस मामले में स्थानीय प्रशासन और पुलिस का रुख रहा है, वो सरकार की किरकिरी कराने के लिए काफी है? देखिए, जो जो पुलिस का रोल रहा है, वो मुझे लगता नहीं है कि वो अपने उस पर कर रहे हों। उनको पूरे सरकार का सपोर्ट है। सरकार का सपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नहीं तो ये कभी सरकार की तरफ से इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मीडिया को प्रोवाइड नहीं किए जाते जिस तरीके से किए गए। तो ऐसा लगता है कि सारा पूरा पुलिस शासन, सबका प्रशासन का जोर इस बात पे है कि किसी तरह से आत्महत्या प्रूव हो जाए, बला टले। क्योंकि हत्या की बात आने से ही सरकार की बदनामी होगी। और एक तरफ जहां कह चुके हैं मुख्यमंत्री की सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चुस्त है, तो उसमें तो ये बड़ी भारी वो विडंबना हो जाए। तो ये जो है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि सरकार और पुलिस जो है इसको होने की। और जैसा इन्होंने सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि निर्णय तो पहले ही हो गया है, अब किस बात की। और वो बड़ी अच्छी बात इन्होंने जो पॉइंट आउट करी, 18 लोगों की एसआईटी का क्या माने। मैंने नहीं सुना कभी कि इतनी बड़ी एसआईटी बनाई जाती है। एसआईटी हमेशा छोटी होती है, 3 लोग या 5 लोग, उससे ज्यादा बड़ी एसआईटी नहीं होती। क्योंकि क्या करेंगे आप फिर करके? फिर तो हर आदमी अपनी अपनी कहानी बताएगा। तो ऐसा बिल्कुल ऐसे इन हालातों में ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यादातर चीजें पब्लिसिटी के लिए करी जा रही हैं, खाना पूरी हो रही है, जिससे कि सारा जो जो जोर है इस पे आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या, ये किसी तरह से एस्टैब्लिश हो जाए। अब बिल्कुल सरकार या प्रशासन का जो जोर है वो इसी बात पर है। लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा दबाव है, और ख़ास तौर पर जो अखाड़ों का है, जो भक्त समाज के तरफ से जो आवाज़ें आई हैं, इलाहाबाद में भी जिस तरह से आज कई जगह प्रदर्शन हुए इसी बात को लेकर, तो मुझे लगता है इतना आसान तो सरकार और प्रशासन के लिए नहीं होगा कि वो इस मामले में जो भी सही निष्कर्ष हैं उन तक पहुंचने में किसी तरह की बाधा बनने की कोशिश करें। लेकिन एक और पक्ष भी है ब्रजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जिस तरह से इस मामले को लेकर, इस मौत को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, और जिस तरह से सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि बताइए, इतने बड़े संत भी अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी आम आदमी का क्या होगा। इसी तरह से कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या ये वक्त ऐसी मौत पर राजनीति करने का है क्या वाकई? देखिए, राजनीति में कोई वक्त नहीं मायने रखता है। राजनीति राजनीति है, ये चलती रहेगी। आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं, इसके क्या मायने हैं? आप अपनी बात कहते हैं, कोई दूसरा अपनी बात कह रहा है। चुनाव नजदीक है, जब चुनाव नजदीक है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और होते हैं। सवाल यह है कि आप समझा ले जाते हैं या दूसरा समझा ले जाता है अपनी बात। तो ये जो विपक्षी दल हैं, उनका अधिकार है, ये को अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि मौका सामने है। चुनाव 5 महीने बाद हैं। उन्हें लगता है कि एक संत की हत्या हुई है जो बीजेपी के लिए बहुत नाजुक वो है, तो वो उसको मुद्दा बना रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दे बनते हैं, बिगड़ते हैं, चलते रहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात तथ्यों की है। तथ्य कारण क्या है कि अब बयान इतने ज्यादा होने लगे हैं कि बयानों पर लोग ध्यान नहीं देते, उनको मायने नहीं लोगों के सामने। आप चले जाइए, किसी से पूछिए जाके, वो कहते हैं ये तो सब चलता रहता है। समस्या यह है कि तथ्य क्या है और उसके किस ढंग से उनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु है, आत्महत्या है, या हत्या की गई है, क्या है?
तो इसकी जांच के लिए जरूरी है। फिर बहुत चीजें अभी देखिए, बहुत चीजें फिर छिपती नहीं है। यदि हम सोचे कि सब कुछ छिपा लिया, कहाँ छिपती है? अभी मालूम हो जाएगा कि उनकी राइटिंग है कि नहीं है, उनकी हैंड राइटिंग है ये है कि नहीं है, ये मालूम हो जाएगा। उन्होंने अपने हाथ से लिखा, लिखते नहीं थे, तो फिर हैंड राइटिंग का औचित्य कहाँ है? ये बिल्कुल मैं बताऊं आपको, बाकायदे उनके लिखे हुए कुछ कागज हैं वहां पर, वो दस्तखत करते थे अपने पूरे, उसके कुछ नोट देख, हाँ दस्तखत करते थे। दस्तखत से ही मालूम हो जाएगा जो नीचे दस्तखत हैं, बिल्कुल उसे बिल्कुल मालूम हो जाएगा। और बहुत चीजें क्योंकि नहीं लिखते थे, यदि उन्होंने लिखा है तो हम निर्णायक नहीं है। यदि उन्होंने लिखा है तो साफ दिखता है कि किसी नौसिखिया ने ये लिखी है। और जहां तक 15 पेज वाली बात है, आप उसको जो एक पेज में लिखा गया है उसको 2 लाइनों में लिख सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा लिखा गया है और वो लिख ही नहीं पाए। यदि उन्होंने लिखा है, नहीं लिखा तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ये सब चीजें का, जहां तक गोविंद जी राजनीतिक बयानबाजी का प्रश्न है, चाहे बीजेपी करे चाहे समाजवादी पार्टी करे, इसका कोई महत्व नहीं बचा समाज में। चुनाव नजदीक है, सब जानते हैं कि अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं। समस्या यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जांच हो और ये हत्या और आत्महत्या के बीच की जो रहस्य है उसका खुलासा हो, क्योंकि अगर ये आत्महत्या है तो भी इस तरह के जो अखाड़े हैं, इस तरह के जो बड़े जो धार्मिक एक तरह से सीट्स हैं, उनमें जो संपत्तियों का विवाद है वो सामने है। अगर आत्महत्या है, इसको हम मान लें, पत्र को सत्य मान लें, तो बिल्कुल साफ दिखता है कि उन्होंने कुछ मजबूरियों में आत्महत्या की है और वो मजबूरी मुख्यतः संपत्ति के विवाद को लेके। और अगर ये हत्या है तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि एक व्यक्ति की हत्या की साजिश की जाए, उसके लिए उससे उसका एक पत्र लिखा जाए फर्जी किस्म का, और वीडियोग्राफी करी जाए। भाई वीडियो, कोई अगर आत्महत्या करने वाला आदमी है तो जिसने भी वो वीडियो बनाया, स्वामी जो नरेंद्र गिरी हैं, वो तो इतने सक्षम नहीं माने जा सकते कि उन्होंने अपना वीडियो खुद बनाया हो। तो अगर किसी ने वीडियो बनाया तो उस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी थी कि वो वीडियो को बनाकर लोग उनको आत्महत्या से बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी उसे, या उनको चुपचाप से आत्महत्या कर लेने देना चाहिए था। इसका मतलब वो भी इसमें शामिल है। तो अगर ये हत्या है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ हत्या है, जबकि उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उनमें से एक को हर वक्त उनके, अगर वो शयन कक्ष में भी हैं तो उसके बाहर मौजूद होना था। लेकिन उनकी मौत हो गई, उनकी मौत के बाद दरवाजा तोड़ने की नौबत आ गई और उनके शव को फंदे से लटके जमीन पर उतारने तक की नौबत आ गई है और कोई सुरक्षाकर्मी वहां पर नहीं पहुंचा। तो सवाल बहुत सारे, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे गोविंद जी, एक बात कहना चाहूंगा मैं कि जहां तक मठों की बात आप कर रहे हैं, मैंने इसमें बहुत काम किया है। आप चले जाइए अयोध्या कोर्ट में, आपको सर्वाधिक बाबा लोग मिलेंगे वहां पर। कुछ लोग असलहे लिए हुए, बंदूकें लिए हुए। इतने विवाद हैं कि हर मठ मंदिर कोई ऐसा शायद कुछ बचे हों। बिल्कुल बिल्कुल, वो पैदा हो गए। हमने हाल के दिनों में देखा है अयोध्या में, अभी आपने जिक्र किया, अभी इसी वर्ष 2-3 हत्याएं वहां पर बड़े साधुओं की हुई हैं, संपत्ति के विवाद को लेकर हत्याएं की गई हैं। उत्तर प्रदेश में पहले भी इस तरह की हत्याएं हुई हैं। कुछ वर्ष पहले जब कुंभ हुआ था, वहां से लौटते हुए एक जो बड़े महंत थे, उनके पूरे काफिले पर बहुत भयानक तरीके से हमला किया गया था, उनको मार दिया गया था, कई लोगों की मौत हुई थी। वो भी, उसमें भी कहीं कहीं बिल्कुल, उसमें भी कहीं कहीं संपत्ति से जुड़ा मामला था। तो एसपी सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि ये जो धार्मिक संपत्तियां हैं, जो एक तरह से श्रद्धा के बूते पर खड़ी की गई संपत्तियां हैं, इनके बारे में भी कोई प्रबंधन के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इस तरह का जो अपराध इनसे जुड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उसको किसी तरह से रोका जा सके? देखिए, पूरा धर्मार्थ कार्य विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का। धर्मार्थ का एक अधिनियम बना हुआ है, रूल्स बने हैं उसके, नहीं वो सेलेक्टिवली लागू होते हैं। वो सारे मठों मंदिरों पर लागू हो ना वही।
लेकिन वो ये है कि वोट कटेगी अगर ये होगा तो, क्योंकि ये राजनीति के अड्डे हैं ना अब कभी आप समझ सकते हो कि मठाधीश चुनाव भी लड़ते हैं सीधा राजनीति में, बड़े बड़े पद भी पा लेते हैं। मैं खाली मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग हैं ऐसे। रामविलास वेदांती रहे, वेदांती जी हैं, तमाम लोग संत हैं, तमाम लोग, उमा भारती जी हैं, गेरुआ अवस्था लेकिन राजनीतिक है। तो गेरुआ अवस्था संतों की निशानी है ना, जिसपे लोगों को भरोसा किस पे है कि ये सनातन धर्म का प्रतीक है, उस पर भरोसा ना, श्रद्धा है ना उस पर लोगों की, उसके साथ विश्वासघात है। ये सारे मठों का, मंदिरों का एक समान रूप से नियम कानून लागू हो, उनकी जो संपत्तियां उनका विवरण बने, उनकी आय व्यय के स्रोत का साधन पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, ये सब चीजें आनी चाहिए अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो। एक पॉइंट बताना भूल गया था मैंने इलाहाबाद में फोन करके पूछा था एक अधिकारी से ही कि भाई आपने जब बॉडी वहां देखी तो क्या स्टूल या मूत्र निकला हुआ था क्या? सेल्फ हैंगिंग में ये अनिवार्य है, स्टूल और मूत्र निकल जाता है। कह रहे नहीं, वहां ना स्टूल था ना मूत्र था। ऐसे कुछ तो एविडेंस ऐसे हैं जो क्लियर कट है कि आपने डेथ के बाद लटका दिया हो। अगर सेल्फ डेथ या जीभ निकली है, मुंह से खून, नाक से खून भी निकलता है, जब ब्लड सर्कुलेशन इमीडिएटली बंद हो जाता है। ये सारी चीजें देखिए, पुलिस सब जानती है इसको, लेकिन जानबूझ के अनजान बने छुपाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये, और दूसरा, फॉरेंसिक जांच से पहले पुलिस ने कैसे सुसाइड नोट को पब्लिक डोमेन में डाल दिया? कौन है इसके पीछे? इसकी भी जांच की, ये भी जांच के प्रूव आना चाहिए। बिना फॉरेंसिक जांच के ये प्रूव हुए कि वास्तव में उनकी हैंडराइटिंग है अथवा नहीं है, पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया? ये हर आदमी लिए घूम रहा है उसको। ये खुद संदेह दिखाता है कि आपने पब्लिक डोमेन में इसलिए डाला ताकि ये प्रूव हो जाए कि आत्महत्या है, लोग विश्वास कर ले। बिल्कुल एक बहुत दुखद पहलू है भारतीय जो आध्यात्म और धर्म की परंपरा है। अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों की प्रतिनिधि संस्था है और एक तरह से जो पूरी जो संत परंपरा है उसकी एक तरह से सबसे बड़ी संस्था है। उसके अध्यक्ष को इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत का होना और उस पर जो प्रशासन है, पुलिस है, उसकी ओर भी सवाल उठना, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न पैदा करता है। साथ ही साथ ये भी बहुत सोचनीय विषय है कि जो इस तरह से संपत्तियों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एसपी सिंह साहब ने बहुत अच्छा सुझाव उनकी तरफ से आया है कि इसके बारे में बिल्कुल एक रेगुलेशन होना चाहिए। आपकी संपत्तियों का ब्यौरा प्रॉपर तरीके से दर्ज होना चाहिए, आय व्यय का ब्यौरा प्रॉपर तरीके से दर्ज होना चाहिए, ताकि कम से कम चीज़ों में इस तरह के विवाद पैदा ना हो। क्यों, सब कुछ अगर गोपनीय है, गुप्त है, तो तमाम तरह के विवाद पैदा होते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ आज की बात को यहीं पर आपकी बात को समाप्त कर रहे हैं कि इस मौत के बाद उनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु कम से कम आगे ऐसे सवाल न पैदा हों, इसके लिए कोई रास्ता बनाएगी। और अगर उनकी हत्या की गई है तो उस हत्या का बिल्कुल कि पूरी तरह से उसका खुलासा होना चाहिए। इसी के साथ हम आज इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सबका आभार। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए जो एक निष्पक्ष आवाज़ को हम जनता की आवाज़ बनाना चाहते हैं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।